कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, ए मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, भाग 6। डिटेक्टिव की एंट्री। मिस्टर देशमुख अब गहरी सोच में पड़ गए। वो अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों के काम से अच्छी तरह वाकिफ थे। जोरबाग कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर तिवारी की मुंबई की पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे काबिल और समझदार इंस्पेक्टर में की जाती थी। लेकिन इन दोनों संगीन और रहस्यपूर्ण वारदातों की गुत्थी इंस्पेक्टर तिवारी सुलझा सकते हैं, इस पर मिस्टर देशमुख को पूरा भरोसा था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने इंटरकॉम का फेडर ऑन करके कहा, इंस्पेक्टर राठौर, मेजर बलवंत को रिंग करके पता करो कि वो इस समय कहाँ पर है। अगर मुंबई में है तो उनसे कहो कि मैं इमिडिएटली उनसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर राठौर ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, ओके सर। और ये कहकर फ़ोन का रिसीवर रख दिया और कुछ ही समय बाद देश के फेमस जासूस मेजर बलवंत का नंबर डायल किया गया। अब सामने से मेजर की हेलो बोलने से पहले ही मिस्टर देशमुख अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। मेजर साहब, पिछली रात जो जोरबाग कॉलोनी में हुई चोरी की दोनों वारदातों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मूर्तियों की चोरी की घटना में मुझे किसी ऐसे गिरोह का हाथ लग रहा है जो काफ़ी टाइम से मूर्तियों की चोरी करता रहा हो और इस काम में माहिर हो। दोनों ही घटना बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई है। चोरों ने बहुत होशियारी और चालाकी के साथ अपना काम पूरा किया है। बस इतना ही कहा मिस्टर देशमुख ने कि सामने से एक आवाज़ आती है, ओके आई एम कमिंग, और बस फ़ोन कट हो जाता है। दूसरे ही पल मेजर बलवंत मिस्टर देशमुख के ऑफिस पहुंच जाते हैं और मिस्टर देशमुख मेजर से हाथ मिलाते हुए पास में पड़े सोफे पर उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और उनके दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तिवारी बैठे होते हैं, जो चुपचाप दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं। मेजर इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, आज सुबह के न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में मैंने उन सारी घटनाओं के बारे में सुना है। सच में बहुत प्लानिंग के साथ करोड़ों रुपए की मूर्तियाँ चुराई है। मेरा मानना है कि इन दोनों ही घटना के पीछे किसी मूर्ति स्मगलर के बड़े ग्रोह का हाथ है। कोई आम ग्रोह इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इतनी बड़ी चोरी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब मिस्टर देशमुख भी मेजर की बातों में हामी भरते हुए कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो मेजर, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद मूर्तियों के स्मगलर फिर से एक्टिव हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हों आसपास के इलाकों में जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें ना मिली हो। देखिए मेजर साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छे से जानता हूँ और उनके काम पर कभी भी शक नहीं कर सकता, ना ही उनके काम को किसी कटघरे में रख सकता हूँ। पर बस मैं यही चाहता हूँ इस बड़ी चोरी के बारे में आप पता लगाएं। अब मेजर भी कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहते हैं, आप भरोसा रखिए, मैं चोरों को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। बस आप लोगों के कॉपरेशन की ज़रूरत होगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं उन सब के सबको पकड़ कर कानून के हवाले कर दूंगा। मिस्टर देशमुख एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बस मुझे आपसे इसी बात की आशा थी। आपको जब भी, जैसी भी और जहाँ भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी आपको फ़ौरन मिलेगी। थैंक यू। मेजर ने हल्की सी मुस्कान अपने मुंह पर लाते हुए कहा और फिर एक बार मिस्टर देशमुख से हाथ मिलाते हुए उठ खड़े हुए। अब मेजर ने डोर की तरफ अपना रुख किया और कुछ कदम चला ही था कि एकदम पीछे पलटते हुए कहा, मिस्टर देशमुख, क्यों ना आप मिस्टर तिवारी को कुछ दिन मेरे साथ काम करने दें। दोनों घटना इनके इलाके की ही तो हैं, तो मुझे उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी मिस्टर देशमुख इंस्पेक्टर तिवारी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्यों नहीं मेजर, वैसे भी आपके साथ रहकर तिवारी जी को कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप बेझिझक इनको अपने साथ रख सकते हैं। ओके थैंक्स, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता था। मेजर ने पलटकर मिस्टर देशमुख को कहा, हाँ कहिए, क्या फेवर कर सकता हूँ मैं आपके लिए। मिस्टर देशमुख ने रिप्लाई करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस
आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी है इसमें। मैं चाहता हूँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर तिवारी यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि कैजुअल कपड़ों में रहे, तो ताकि जल्दी से वो किसी की नज़रों में ना आ सके। ये हमारे लिए अच्छा होगा। अब मिस्टर देशमुख अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं, ओके, नो इश्यूज़, लेकिन मैं इसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाऊँगा, तो आप जल्दी करिएगा। अब मेजर और मिस्टर तिवारी दोनों ही एक साथ मिस्टर देशमुख के कमरे से एक साथ बाहर निकलते हैं और मिस्टर तिवारी मेजर को बोलता है, हम क्यों ना शुरुआत हनुमान मंदिर से करें, उसके बाद सेठ जी के घर चलते हैं। वैसे भी सबसे पहले चोरी वही हनुमान मंदिर में हुई थी। मेजर भी हामी भरते हुए कहते हैं, ठीक है इंस्पेक्टर, और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तिवारी भी अपनी जीप में जाकर बैठ जाता है। अब दोनों की गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं और सीधे जोरबाग के हनुमान मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत था। उनके 4 बड़े दरवाजे थे, जिनमें से 3 बंद कर दिए गए थे। किसी विशेष उत्सव और पर्व पर ही उन तीनों को खोला जाता था। मंदिर के ठीक सामने वाला द्वार का गेट खुला ही रहता था। मंदिर के अंदर मंदिर के अलावा पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों के रहने का भी इंतजाम था, और मंदिर के कुछ पिछले हिस्से में कुछ फल, फूल और छायादार पेड़ों के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले भी लगे हुए थे। मंदिर के अंदर ही सारे भगवान की मूर्तियां स्थापित थी और हर मूर्ति के आगे 2-2 कलात्मक खंभे थे, जो कलाकारी की बारी में चीख चीख कर बताते थे। अब मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी के मंदिर पहुंचते ही मंदिर के हॉल में जमा हुए लोग एकदम शांत हो गए और उन सभी दोनों को देखने लगे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, पुजारी के बड़े बेटे ने अपनी चौकी से उठते हुए कहा। मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी ने पुजारी सहित वहां के सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए लोगों के बीच में फर्श पर बिछी हुई दरी पर जा बैठे। अब पुजारी जी के बड़े बेटे ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ चौकी पर बैठ जाइए। तभी इंस्पेक्टर तिवारी ने पुजारी जी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, हम यही ठीक है पुजारी जी। वैसे मैं आपको हमारे देश के फेमस डिटेक्टिव से मिलाने लाया हूँ। हमारे कमिश्नर साहब ने आपके मंदिर से मूर्तियाँ चुराने वालों को खोजने की जिम्मेदारी मेजर साहब को सौंपी है, और मेरा आज तक का अनुभव है कि मेजर साहब जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उन्हें लगभग सभी केस में पूरी सक्सेस मिली है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब ये सारे के सारे अपराधियों को कानून के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मंदिर के पुजारी ने बड़ी ही पैनी नज़रों से मेजर की तरफ देखा, जैसे उन्हें इंस्पेक्टर तिवारी की बात पर भरोसा ना हो। उनके सामने बैठा 5 फीट 10 इंच का गोरा चिट्टा आदमी, मस्कुलर बॉडी और देखने में किसी मॉडल से कम नहीं, तो उनको इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी इंडिया का नंबर 1 डिटेक्टिव है और ये केस सॉल्व कर सकता है। पुजारी कुछ देर तक तो मेजर को घूर घूर कर देखते रहे और फिर कुछ समय के बाद बोले, मेजर साहब, मुझे वैसे अपराधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है, और अगर उसे इस जन्म में अपने किए की सज़ा नहीं मिलती तो उसे बार बार इस इंसान की योनि में जन्म मिलता है अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए, और उसका हिसाब तो खुद भगवान कर देंगे। लेकिन मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ मूर्तियों में है। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर कहीं वो मूर्तियाँ नहीं मिली तो कहीं मेरे पिताजी अपने प्राण न खो दे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उन मूर्तियों को जैसे तरह से करके खोजें ताकि मेरे पिताजी के प्राण सलामत रहे। मेजर भी पुजारी के हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहता है, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। आप चिंता मत करें, मैं जल्दी ही केस को क्लोज करूँगा। आप चिंता मत करिए पुजारी जी, बस आप मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ से मूर्तियाँ चोरी हुई थी। पुजारी जी के बड़े बेटे ने मेजर की तरफ देखा और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करते हुए कहा, आइए मेरे साथ आइए। और इतना कहकर विशाल हॉल के दाएं छोर की ओर से चल दिए। मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी के साथ साथ हॉल में बैठे हुए लोग भी उठकर पुजारी के पीछे पीछे जाने लगे। पुजारी जी ने सबसे पहले दाएं छोर पर बनी जगजननी माँ दुर्गा का मंदिर दिखाया। अब मेजर बलवंत संगमरमर के बने उस चबूतरे के पास जा खड़े हुए जहाँ सिंह वाहिनी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी।
चबूतरे पे केवल सिंह के खड़े होने के निशान थे, जो छोटे छोटे गड्ढों के रूप में बने थे। उन गड्ढों को देखने से साफ हो रहा था कि चोरों ने उस मूर्ति को ले जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया होगा। सिंहवाहिनी माँ दुर्गा की मूर्ति उन छोटे छोटे गड्ढों में टिकी हुई थी, लेकिन राधा कृष्ण, राम सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ जिन चबूतरों पर खड़ी हुई थी, उनको पैरों के नीचे से किसी तेज आरी से काटा गया था, लेकिन हाथ की आरी से नहीं। इतने मोटे और लंबे चौड़े संगमरमर को टुकड़ों में इतनी जल्दी काटना आसान नहीं था, ना ही काटा जा सकता था। चोरों ने उन मूर्तियों को चबूतरे से अलग करने के लिए किसी ऐसी आरी का प्रयोग किया था जो गैस या बैटरी की मदद से चलती होगी, आसानी से पत्थरों को काट सके। और इन सब की प्लानिंग देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि चोरों ने इन सब की बहुत ही बारीकी और गहराई से इन सब की निगरानी की होगी और फिर उन मूर्तियों को संगमरमर के पत्थर से बने चबूतरे से अलग करने का प्लान बनाया होगा। इसका मतलब ये है कि चोर मंदिर में कई दिनों से आते जाते रहे हैं। पुजारी जी, आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि पिछले दिनों में रेगुलर मंदिर आता जाता रहा हो? आप पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेजर साहब, कॉलोनी के और आसपास के कुछ लोग तो मंदिर डेली ही सुबह और शाम आते हैं और आने वालों की संख्या कोई मामूली नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से मंदिर आते रहने की वजह से मैं ही मंदिर ने के बाकी कर्मचारी भी उन्हें जान गए हैं। उनके अलावा जब कोई भी किसी तरह की मन्नत मान लेता है या किसी तरह का कोई अनुष्ठान करता है तो कुछ दिन तो लगातार ही आते रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। ऐसे लोग आसपास के कॉलोनी में भी रहते हैं। जो लोग दूर से आते हैं वो लोग मंदिर के अंदर बनी धर्मशाला में ही रहते हैं। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था मंदिर ही करता है। और एकदम अचानक से खेत भरी आवाज़ में बोले, जी, मंदिर में प्रतिदिन कोई आते जाते रहते हैं, उन्हें याद रखना कहाँ तक संभव है? अब मेजर बलवंत अपने माथे पर शिकन लिए हुए कहते हैं कि क्या मंदिर के धर्मशाला में पिछले दिनों कुछ बाहर से लोग रहने के लिए आए थे? पुजारी जी ने भी उनकी बात पूरी होते ही एक लीड दी कि धर्मशाला में आकर जो भी लोग रुकते हैं उनका नाम वो धर्मशाला के रजिस्टर में बाकायदा लिखा करते हैं। उनके आने और जाने की तारीख भी लिखी होती है और उनका पता भी होता है। अगर आप चाहें तो उस रजिस्टर को देख सकते हैं। अब मेजर बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पुजारी जी की मूर्ति चोरी ने बहुत प्लानिंग के साथ अपना काम किया है। कल जो घटना हुई थी उसमें उन चोरों का ही हाथ है और मुझे लगता है कि उनके कुछ आदमियों ने दर्शनार्थियों की लाइन तोड़ी होगी और शांत खड़े लोगों में भगदड़ मचवा दी। लेकिन फिर पुजारी जी की सुई किसी और बात पर अटक जाती है और वो पूछते हैं, मेजर साहब, हनुमान जी की मूर्ति के मुंह से निकलने वाला धुआं और उनके अंग अंग से फूटने वाली आग की लपलपाती लपटे, वो सब क्या था? अब क्या होगा मेजर का अगला कदम? कौन है इस चोरी के पीछे? क्या वाकई में कोई ऐसा गैंग है जो मूर्तियाँ चुरा कर देश के बाहर बेचता है, या फिर कुछ और ही सस्पेंस है इन चोरी के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के अंत तक। खूनी दरिंदा, इस सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी।